पहला आपका सवाल है कि क्या भैया इसका वेटिंग लिस्ट आएगा? वेटिंग लिस्ट आएगा भी, ये 50-50% है। अभी बताता हूं कि इसके बारे में प्रूफ क्या है और लिखा क्या गया है, उसका मतलब क्या है। दूसरा स्कोर कार्ड जो है वो कब तक दिखा दिया जाएगा, इसका भी प्रूफ है, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद में कांस्टेबल जो इस नौकरी के लिए आप तैयारी करेंगे अभी फिजिकल की, और उसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मैं बहुत कम शब्दों में ही इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वर्दी में होंगे, स्टाफ में होंगे, तो आपको कहीं पर किसी भी बैरियर पर रोका नहीं जाएगा, ठीक है। आपको मतलब जाने दिया जाएगा, पास किया जाएगा। लेकिन आपके अलावा दूसरा विद्यार्थी, दूसरा मतलब कोई भी हो, वो चाहे 1 लाख रुपए कमाए चाहे 1 करोड़ रुपए कमाए, गाड़ी नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। क्लियर है? देखेगा तो नौकरी छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, वर्दी से मतलब है। क्या? वर्दी से इज्जत है, वर्दी से मान सम्मान है। तो ये जो रेपुटेशन मिला है वो किससे मिला है आपको? इस नौकरी से तो मिला है। वेटिंग लिस्ट का इन्होंने जब ये कट ऑफ वाला नोटिस जब आया था 31 तारीख को, तो वहां पर आप देखिएगा 6 नंबर पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, यदि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DBPST में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो मेरिट के आधार पर उपर्युक्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों को DBPST हेतु बुलाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये पहली बार लिखा हुआ आया है या फिर इससे पहले भी ये बात है? देखिए, ये कहना पता क्या चाहते हैं जी? कहना ये चाहते हैं कि जैसे अभी आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, 76,000 का आया है ना, 76,000 कुछ है, तो 76,000 जो कैंडिडेट्स अभी बुलाए गए हैं किसके लिए? DBPST के लिए। किसके लिए? DBPST के लिए। अब एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिएगा कि अनरिजर्व कैटेगरी में, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा कि अनरिजर्व कैटेगरी में उन्होंने कितने बुलाए? 30,000। कितने? 30,000 जो है वो बुलाए हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि DBPST के दौरान, क्या DBPST के दौरान, फिजिकल के भी दौरान उतने विद्यार्थी जो है जितने उनको चाहिए, क्या जितने उनको चाहिए, जो जनरल कैटेगरी में जितना वैकेंसी है, अगर, क्योंकि मेडिकल से पहले तो फाइनल रिजल्ट ही आ जाता है, मेडिकल से पहले जो लिस्ट आती है वो बिल्कुल उतनी होती है जितने के आपके पद होते हैं। तो अगर जब ये देखा जाएगा कि रनिंग में और DBPST में इन दोनों को मिला करके उतने अभ्यर्थी नहीं जो है मिल रहे हैं जितना वैकेंसी है, तो फिर आपको रनिंग में दूसरा भी जो है मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, मतलब वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। ऐसा हो चुका है, ऐसा पहले हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। कब हुआ था? आई थिंक 2018 या 19 में हुआ था, जब आपको पता हुआ सर्दियों की बात थी, और जैसे ही रिजल्ट आया था उसके जस्ट 10 या 12 दिन बाद आपका रनिंग था। यस ना, आपने देखा होगा। और उस टाइम पर जो वो वेटिंग लिस्ट लगी थी, आप इसे वेटिंग लिस्ट कह दीजिएगा या फिर आप सेकंड राउंड ऑफ DBPST के लिए आप बोल सकते हैं। तो दोबारा से जो है वो कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, वो इसलिए क्योंकि फिजिकल में बहुत ज्यादा लड़कियां लड़के फेल हो गए थे, तो उनको दोबारा जो है नेक्स्ट जो और अतिरिक्त विद्यार्थियों को जो मौका दिया गया था, और उनमें से भी काफी विद्यार्थी होंगे जिनकी नौकरी जो है वो लग गई थी। तो वेटिंग लिस्ट भाई डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर कि कितने विद्यार्थी फिजिकल में क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर पर्याप्त हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम हो रहे हैं तो फिर दोबारा से और बच्चों को जो है 1000, 2000, 3000 विद्यार्थियों को और जो बुला लिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा जी, दूसरी बात आप समझिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 76,000 DBPST के लिए जो वो कॉल किए गए, तो ये तो वेटिंग लिस्ट वाला हो गया। अच्छा, अगर आप मुझसे ये पूछें कि भैया इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो पॉसिबिलिटी तो देखो 50-50 आप बोल लीजिएगा, क्योंकि 50 तो मत बोलिएगा, आप इसे 80-20 कर लीजिएगा। क्या? 80-20 कर लीजिएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? आप ये देख लीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि जैसे ही रिजल्ट आया और उसके 10 दिन बाद आपका फिजिकल हो, ऐसा तो नहीं हुआ था। अभी देखिएगा, पूरा अगस्त का महीना आपको मिल जाएगा, उसके बाद सितंबर के महीने में आपका क्या होगा? रनिंग होगा। तो इसका मतलब पर्याप्त आपके पास में समय मिल गया, 10 दिन नहीं, पूरा मान लीजिएगा 1.5 महीना आपको मिल गया। तो ये पॉसिबिलिटी किस वेटिंग लिस्ट आएगी, इसकी संभावना तो कम है, क्योंकि इतने ज्यादा विद्यार्थी फेल नहीं होंगे कि दोबारा से बुलाया जाए, और जितने रिक्त पद हैं यार उतने भी विद्यार्थी जो क्वालिफाई ना करे, इसकी संभावना सिर्फ 20% है। इसका मतलब ये हुआ कि वेटिंग लिस्ट यानी कि दोबारा से और विद्यार्थियों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी संभावना मात्र 20% है। आप भी समझ रहे होंगे कि बिल्कुल ठीक बात है, ज्यादातर विद्यार्थी क्वालिफाई कर लेंगे, तो क्योंकि समय पर्याप्त मिल गया है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी, अब आप टेंशन मत लीजिएगा।
अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या था आपका, मैं आपको बताता हूं। दूसरा, स्कोर कार्ड कब तक दिखाया जाएगा। देखो स्कोर कार्ड का भी यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, 9 नंबर पॉइंट पर आप देखिएगा, इस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है वो बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसका समय, तिथि और जो भी है वो आपको जो अवगत करा दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्कोर कार्ड तो आएगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड आएगा कि फाइनली आपके नंबर कितने हैं, क्या फाइनली आपके नंबर कितने हैं। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर सबको तो देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो विद्यार्थी फिजिकल में जो विद्यार्थी फाइनली जिनका हो गया है, क्या जो विद्यार्थियों का फाइनली जब मेरिट आएगा, लास्ट वाला जो मेरिट आएगा उसमें जिनका नाम होगा उनका जो स्कोर वहां पर दिखाया जाएगा कि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं, पहले क्या थे और अब कितने हो गए। क्लियर है भाई, ये सिर्फ उन्हीं को जिनका नंबर आएगा, मतलब जिनकी नौकरी लगेगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो विद्यार्थी आएंगे। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया स्कोर कार्ड का। अगला सवाल आपका एक और मैं यहीं पर ले लेता हूं, है क्या, नहीं आगे पॉइंट पर है। आगे पॉइंट पर क्या है ये आप देखिएगा कि कांस्टेबल की इंपोर्टेंस क्या है। आपको अभी लग रहा होगा कि यार जैसे होता है ना, कोई कांस्टेबल अभी आप नौकरी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद अपने अपने डिपार्टमेंट में आएंगे और उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी जिनको समय मिलता रहेगा वो यूट्यूब पर भी आकर के अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में, जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपके साथ में बोलता हूँ, तो ऐसे में क्या होगा आपको आगे जो है कई सारे देखने को मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि कमेंट आपने देखा होगा कि यार कांस्टेबल हो तुम, ज्ञान आप दरोगा वाला दे रहे हो, कांस्टेबल हो तुम या दरोगा हो तुम, ज्ञान एकदम एसपी वाला दे रहे हो, सीओ वाला दे रहे हो, डीएसपी वाला दे रहे हो। बात आप समझिएगा, क्योंकि देखिएगा ये जो नौकरी कांस्टेबल का जो फॉर्म भरा है, बताओ कोई ऐसा तो नहीं है कि आपसे जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया हो। बताइएगा जो चॉइस है वो किसकी है, बताओ चॉइस आपकी थी ना, आपने अपने हिसाब से इसको फॉर्म भरा था, मतलब किसी ने दबाव तो नहीं बनाया था, तो चॉइस आपकी है, क्या चॉइस आपकी है। अब डिपेंड करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं। आखिर में आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइएगा, इसमें जो सैलरी है, क्या जो आपका सैलरी है वो हर डिपार्टमेंट में बराबर होता है, हर डिपार्टमेंट बेसिक पे लगभग बराबर होता है। लेकिन जैसे ये डिपार्टमेंट कई सारे हैं, तो किसी में आपको डेली जो आपका जो डेली अलाउंस है, एचआरए वगैरह है, फूड अलाउंस है, कहीं पर मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो 1000-1500 का आपको देखने को मिल सकता है। बाकी सबका बराबर रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात आप एक और समझिएगा, यहीं पर मैं क्लियर कर दूं, जैसे अगर आप जेल डिपार्टमेंट आपको मिल गया और दूसरे को मिल गया सिविल, क्या दूसरे को मिल गया सिविल या किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ जेल डिपार्टमेंट के अलावा, तो जेल डिपार्टमेंट में मैं हूं तो मुझे पता है, अगर आप जेल डिपार्टमेंट की नौकरी, जैसे होता है ना कि 6 महीने बाद 8 महीने बाद आपका नौकरी कहीं लग जाता है और उसके बाद आप इस डिपार्टमेंट को छोड़ करके दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हो, मान लो दरोगा बन गए या यूपी के माध्यम से आप किसी सिविल पोस्ट पर चले गए, तो अब क्या होगा कि आपने 1 साल यहां पर नौकरी किया, सिविल में 1 साल नौकरी किया, तो जेल के अलावा आपको जितना भी पैसा आपको जो प्राप्त हुआ है और ट्रेनिंग का जितना भी खर्चा हुआ है वो सब आपको जो वो जमा करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस नौकरी को छोड़ सकते हैं। लेकिन जेल में ऐसा नहीं होता है, क्या जेल में ऐसा नहीं होता है। जेल में आप 1 महीने के बाद छोड़ के जाओ, चाहे 1 साल बाद चाहे 2 साल बाद जाओ, इसमें आपको कोई भी रुपया पैसा जमा नहीं करना होता है। ऐसा नहीं कि हमने आपको इतना दे दिया, इतना खर्चा कर दिया तो वो आपसे लिया जाए, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। तो जेल में इसलिए ये थोड़ा सा जो इस पर्पज से, बाकी तो अलग ही है भाई राम कथा, बाकी इस पर्पज से आप इसे देख सकते हैं। अब एक चीज समझिएगा और इंपॉर्टेंस आपको बताऊं, देखिएगा आप प्राइवेट है और लाखों रुपए आप महीने कमा रहे हैं, लाखों रुपए आप महीने कमा रहे हैं। मुझे बताओ अभी आपको पता है कावड़ यात्रा चल रही है, अब कावड़ यात्रा चल रही है तो आपको पता है बैरिकेटिंग लगा हुआ है, बैरिकेटिंग लगा हुआ है ना रोड्स पर। अगर आप वर्दी में जाते हैं और आपको एक ऐसा रास्ता जहां से गुजरना है वहां पर बिल्कुल जाने की मनाही है, तो आप देखेंगे अगर आप वर्दी में होंगे, स्टाफ में होंगे, तो आपको कहीं पर किसी भी बैरियर पर रोका नहीं जाएगा, ठीक है, आपको मतलब जाने दिया जाएगा, पास किया जाएगा। लेकिन आपके अलावा दूसरा विद्यार्थी, दूसरा मतलब कोई भी हो, वो चाहे 1 लाख रुपए कमाए चाहे 1 करोड़ रुपए कमाए, गाड़ी नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। क्लियर है, देखेगा। तो नौकरी छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, वर्दी से मतलब है, क्या वर्दी से इज्जत है, वर्दी से मान सम्मान है। तो ये जो रेपुटेशन मिला है वो किससे मिला है आपको, इस नौकरी से तो मिला है। दूसरा आप समझिएगा जो टोल टैक्स होते हैं, क्या जो टोल होते हैं
अब आप टोल पर आप देखिएगा, जब टोल पर आप निकलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के, अगर आप वर्दी में हैं तो फिर आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्दी में वो अपने आप देख लेंगे और आपकी गाड़ी को पास कर देंगे। चाहे आप किसी भी, चाहे आप नेशनल एक्सप्रेस वे पर हो या फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एक्सप्रेस पे, तो बात आप समझ रहे हैं, नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो, तो इन सभी पर आपकी वर्दी कितनी वैल्यू है। चाहे आप कांस्टेबल हो, दरोगा हो, कोई भी हो, वर्दी में अगर होमगार्ड भी दिख गए तो समझ लो उनको भी बाइज्जत आपकी गाड़ी पास होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप यूपी के राजस्थान में जाएं, मैं राजस्थान में, तो आप देखेंगे वहां पर कुछ है ऐसे जो बहुत छोटे मोटे जो टोल बने हुए हैं, उन पर शायद वो बात ना माने, लेकिन जो एक्सप्रेस वे होते हैं उन पर आप बात मान ली जाती है। और यूपी में तो आप कहीं पर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरी बात, अब एक चीज देखिएगा, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं क्या, ये सब किस वजह से पता है, ये सब आपका वर्दी की वजह से, तो इसका मान सम्मान रखना बहुत जरूरी है। ट्रेन के अंदर आप जा रहे हैं, मान लीजिएगा जल्दबाजी में आप ट्रेन का टिकट नहीं ले पाए, समझ में बात आ रहा है, तो भाई ऐसा नहीं है कि एक आम आदमी के साथ में जो टीटी व्यवहार करेगा वो आपके साथ कर जाए, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। डिपेंड ये भी करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, मायना ये भी रखता है। तो वहां पर आप देखेंगे कि जहां पर लगता है कि आम आदमी को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपको वो इज्जत, वो मान सम्मान आपको दिया जाएगा। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनके साथ में पेश आते हैं। आखिर वो भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको भी तो एक जो रेपुटेशन है उनकी भी तो है, तो वहां पर आप देख रहे होंगे। तीसरी बात, ये चीज है, मैं वो बता रहा हूं आपको जिनसे मैं गुजरा हूं और सिर्फ एक नौकरी की वजह से ही मैं वहां पर सरवाइव कर पाया। तो अब एक और चीज देखिएगा, आप जैसे मान लीजिएगा आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, 2 व्हीलर, किसी से भी आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के दौरान अगर आपने वर्दी पहन रखी है और आपका कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने पर आपको पता होगा कि तुरंत जो भी भीड़ होगा भाई साहब वो आपके नजदीक आना स्टार्ट कर देती है और वहां पर एकदम पिटाई चालू हो जाती है। ये आपने देखा होगा अक्सर भीड़ को। लेकिन भीड़ में आप देखेंगे कि अगर आपने वर्दी पहन रखा है और एक्सीडेंट हो भी गया है, तो आप ये मान लीजिएगा उस भीड़ में से, मैं कह रहा हूं भाई साहब 99% जो उग्र लोग होंगे ना, वो भी आप पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर एक कोई आम आदमी है तो भाई साहब वहीं पर लड़ाई हो जाएगा और वहीं पर मार पिटाई हो जाएगी। बताओ हाँ या ना। वर्दी पहन रखा है तो भाई मतलब बहुत ही रेयर है भाई की हिम्मत हो जाए वर्दी वाले पर अटैक करने का, क्योंकि उसके बाद पता है उसके बाद होगा क्या। तो इसलिए पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इसलिए ये सब मान सम्मान जो है वो आपका कैसे है, ये वर्दी से ही तो है। आप कहीं पर भी किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, कोर्ट कचहरी में कहीं चले जाइएगा, तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू होता है, तो ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर ये सब है तो आप लाख रुपए खर्च कर लो, 1 करोड़ खर्च कर लो, 2 करोड़ खर्च कर लो, वो चीजें आपको प्राप्त नहीं हो सकती। आप चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना सही, आप अगर टोल आपसे, आपकी गाड़ी एक्सप्रेस वे से निकल रही है, वो भी यमुना एक्सप्रेस वे से निकल गई, समझ रहे हो, तो फिर तो भाई अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, जिनके लिए छूट है, उनके अलावा अगर कोई हो, तो भाई आप टोल जो आपको देना ही पड़ेगा। क्या देना ही पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेस वे जो नोएडा से आगरा जाता है, वो आई थिंक 6 लेन है, वो आप देखेंगे भाई साहब वहां पर जो मोटरसाइकिल होती है ना, उसका भी जो है वो टोल देना पड़ता है। अब आप सोचिए आपकी तो 4 व्हीलर है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद लगता है कि आपने जो नौकरी को चॉइस किया है वो गलत नहीं है। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब आप अपने कमेंट कर दीजिएगा अपनी नौकरियों के डिपार्टमेंट से जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, DBPST के रिगार्डिंग, रनिंग के रिगार्डिंग, या फिर आप नौकरी के रिगार्डिंग। तो मैं आपकी कमेंट को रीड करने के बाद में उस पर एक स्पेशली वीडियो मैं आपको बना दूंगा। थैंक यू सो मच।